students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start our chapter Force and Laws of Motion part 2. In this part we are going to study Newton's second law of motion and momentum. To know the second law of motion, we should understand what is momentum. We know that a cricket ball is much more heavy than a tennis ball. Suppose we throw a cricket ball and a tennis ball, both with the same speed and velocity. हमारे पास दो बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल. दोनों को हम सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, सेम स्पीड से थ्रो करते हैं. सो हमें दोनों के केस में क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि वी रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल दैन टू द टेनिस बॉल. Similarly, a bicycle or a truck both are sliding down a hill. So to stop bicycle we need less force as compared to stop the truck. And in third case we require different force to push the big huge vehicle as this truck than this car. Now what is the basic difference here? The basic difference here is the difference of the mass of different objects. So we understand that force depends upon the mass of an object. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, मोशन को चेंज करने के लिए जो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है वो उसके मास पर डिपेंड करता है. Similarly, we see that a bullet, वेरी स्मॉल साइज, बुलेट का बहुत स्मॉल साइज होता है, लेकिन जैसे ही हम उससे फायर करते हैं गन से, दैट कैन किल अ पर्सन. और द कैटापल्ट, अ वेरी स्मॉल स्टोन कैन किल अ बर्ड इवन व्हेन इट इज थ्रोन. सो बाय दिस कंसेप्ट, वो स्मॉल मास के अंदर एक पर्सन को किल करने का इफेक्ट कैसे हुआ, जनरेट बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी दैट वी हैव गिवन देम. इसी तरीके से जो फास्ट मूविंग व्हीकल से एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर मोर डेंजरस बिकॉज सम क्वालिटी ऑफ मोशन दैट कंबाइंस द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम. तो यहाँ पर मोशन की एक दूसरी क्वालिटी हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम. एंड मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम होगा. सिमिलरली जितना ज़्यादा एक वेलोसिटी होगी उतना ही उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होगा. सो बाय कंबाइन दीज टू टर्म्स वी नो दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो momentum of a body is defined as the product of mass and velocity, that is P is equal to mv. The unit, SI unit of momentum is kilogram meter per second. The momentum does depend upon the force, ये हमें समझ आ गया, लेकिन फोर्स के साथ साथ वो फोर्स कितने टाइम तक काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. Momentum depends upon the force as well as the time for which that force is exerted on particular object. जैसे हमारी एक कार स्टेशनरी पोजीशन में है, हम उसे मूव करना चाहते हैं, हम उसे कुछ एक्सेलरेशन देना चाहते हैं, कुछ स्पीड देना चाहते हैं. ठीक है, सपोज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी हम उसे देना चाहेंगे इंजन को. अब अगर हम उसको एक सडन पुश दे दें तो क्या कार चलेगी? नो. द कंटिन्यूस फोर्स फॉर सम डिस्टेंस, हमें उसको कंटिन्यूसली लगातार कुछ देर के लिए मूव करना पड़ेगा, तभी वो हमारी कार जो होगी वो स्टार्ट होगी. दैट मीन्स उसको कितनी देर के लिए वो फोर्स लगाना पड़ रहा है उतनी एक्सेलरेशन देने के लिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर. सो इट मीन्स दैट force necessary to change the momentum of the object depends upon the time at which the momentum is change. यानी उसकी मोमेंटम में चेंज यहाँ कैसे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज. रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी थी 0 और 0 से हम उसको कुछ भी वेलोसिटी का, वो सपोज 1 मीटर पर सेकेंड की भी हम वेलोसिटी उसको देना चाह रहे हैं, तो भी हमने कुछ फोर्स को कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाया है. So the second law of motion
relates this rate of change of momentum with the applied force in the form of a relationship that is F is equal to ma. अब ये हमारा डिराइव कैसे हुआ है? हमारे पास सेकेंड लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेट अस सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका मास है हमारे पास m. ठीक है, हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया. ठीक है, और फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में हम चेंज लिया है. सपोज द इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम हियर? अब देखो, जब ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब उसमें कुछ मोमेंटम भी होगा. दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो चेंज नहीं हुआ. हाँ, उसका मोमेंटम जरूर चेंज हो जाएगा. दैट इज mv अकॉर्डिंग टू लॉ. अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? p2 माइनस p1. ठीक है, दैट इज mv माइनस mu. राइट. अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज टेकिंग प्लेस इन अ गिवन टाइम t. ये मोमेंटम, ये वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लगा है t. और हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो मोमेंटम में चेंज आता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? हम इसमें से m को कॉमन ले आते हैं, v माइनस u बाई टी. अब हमने पीछे मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a. ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है. तो हम क्या करेंगे? विल पुट f इज इक्वल टू m और v माइनस यू की जगह हम रख देते हैं a. राइट. देन आवर एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी f इज इक्वल टू ma. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पहले हमें क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट का मास है m और उसकी वेलोसिटी है u. आपने फोर्स लगाया f और वो वेलोसिटी चेंज हो गई v. अब जब उसका मास चेंज नहीं हुआ है लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई है, तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, p1 टू p2. तो p1 है mu, p2 है mv. राइट. अब दोनों का डिफरेंस हो गया mv माइनस mu बाई t एंड इट कम्स आउट टू बी कॉमन ma. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. So that expression F is equal to ma give us the definition of the force. SI unit of force is Newton, and 1 Newton force is that quantity which can produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड लॉ का जो मेन हमारे पास कंक्लूजन है, it is the definition of the force which is directly proportional to the mass of an object and to the acceleration produced in an object. We have some common observations in our daily life which can be explained on the basis of second law of motion. Cricket player lowers his hand while catching the ball because जब वो बॉल को कैच कर रहा है, अगर वो डायरेक्टली ऊपर से उसको कैच करेगा तो ही मे गेट हर्ट. सो टू अवॉइड दीज इंजरीज, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डिक्रीजिंग द फोर्स. हमारा जो सेकेंड लॉ का एक्सप्रेशन है वो है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. और फोर्स और टाइम में इन्वर्स वेरिएशन है. यानी हम अगर चाहते हैं कि फोर्स को कम करें, ठीक है, तो हम टाइम को इंक्रीज कर देंगे. कौन सा टाइम? चेंज इन मोमेंटम का. अब देखो, जब एक बॉल एयर में थी, इट हैज़ गॉट अ ह्यूज वेलोसिटी, बट व्हेन इट इज़ देयर इन द क्रिकेटर्स हैंड, जैसे उसके हाथ में आती है, इट स्टॉप्स एंड इट्स वेलोसिटी कम आउट टू बी ज़ीरो. तो इतनी हाई वेलोसिटी से एकदम ज़ीरो वेलोसिटी आते ही उसका इतना लार्ज चेंज इन मोमेंटम होगा और वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होगी. तो ही जस्ट increases the time of change of momentum and decreases the force. Similarly, a high jumper is made to fall on a cushioned bed.
ये जो हाई जंपर्स हैं या आप लगते हो लॉन्ग जंपर जो हैं, आपकी भी स्पोर्ट्स मीट होती हैं एंड वी मेक द स्टूडेंट्स टू फॉल और जंप ऑन अ सैंड बेड just to avoid injuries, because by using this cushion bed जो उसका चेंज इन मोमेंटम है उसका टाइम हमने इंक्रीज कर दिया. सो वी इंक्रीज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डिक्रीज द फोर्स. तो जिन सिचुएशन में हम चाहते हैं हम फोर्स के इफेक्ट को कम करें विदाउट चेंजिंग द अब वेलोसिटी हम नहीं चेंज कर पा रहे यहाँ पर, दैट हैज़ टू बी लार्ज, क्योंकि उसको कम टाइम में वो पूरा करना है काम. तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? टाइम. अब कराटे प्लेयर उल्टा काम करता है. कराटे प्लेयर क्या कर रहा है? इस टाइम को डिक्रीज कर रहा है और फोर्स को इंक्रीज, और वो इसी वजह से आइस की बड़ी ब्रिक्स को या फिर ये हमारी जो दूसरी ब्रिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल वाली उनको ब्रेक कर देता है, टाइल्स को ब्रेक कर देता है. व्हाई? बिकॉज वो इतनी ज़ोर से अपने हैंड को रेज करके हाई वेलोसिटी हैंड को एकदम स्टोन पे रखते ही, टाइल पे रखते ही वेलोसिटी कर देता है ज़ीरो. And that change in the velocity is very large but in a very short time. तो टाइम अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स उसका इंक्रीज होगा. सो द इंक्रीजिंग टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस फोर्स एंड इन डिक्रीजिंग टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीजेस फोर्स, वाइस वर्सा है. तो ये हमारी कुछ कॉमन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो सेकेंड लॉ पे बेस्ड है. ठीक है. सो थैंक यू so much. Next, third law of motion we are going to study in third part of this video.